हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं सुशील सर, एजी फिजिक्स वाला। सबसे पहले तो वही आज स्वतंत्रता दिवस है, उसकी बधाई सब लोगों को बहुत बहुत। और आज का जो वीडियो लेक्चर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पार्ट चल रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसमें हम आज कैपेसिटेंस शुरू करने वाले हैं। अब जो वीडियो लेक्चर्स आएंगे वो कैपेसिटेंस की बेसिकली सीरीज होगी। अभी तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था पोटेंशियल, potential difference, potential energy, potential due to point charge, potential due to dipole, potential due to spherical shells, redistribution of charge, बहुत कुछ पढ़ा था। इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज हम जो नया सेक्शन शुरू होगा इसी चैप्टर का, वो होगा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है और कैपेसिटेंस अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ से खूब सारे न्यूमेरिकल्स जेई में भी आते हैं और नेट में भी आते हैं। तो एक एक कॉन्सेप्ट है ना, ढंग से समझना है, ठीक है ना। तो कॉपी पेन लेके हो जाइए तैयार। शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। चलिए, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। देखिए, पहले ऐसे समझते हैं, जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं, कंडक्टर मतलब अब आप कंडक्टर नहीं समझ सकते हैं तो आप बैटरी समझ लो, अपनी मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं। तो चार्जिंग से बेसिकली बढ़ता क्या है, उसका वोल्टेज बढ़ता ना। हम कहते हैं इतने वोल्ट बैटरी चार्ज हो गई। तो व्हेनेवर वी चार्ज द कंडक्टर, हम जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं, इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस। चार्जिंग से क्या चीज बढ़ती है? पोटेंशियल बढ़ता है। तो जितना ज्यादा चार्ज करेंगे पोटेंशियल उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो चार्ज गिवन टू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल। पहली बात समझ गए ना। हमने क्या बताया? व्हेनेवर वी चार्ज द कंडक्टर, जब भी हम किसी कंडक्टर को या कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है। जितना ज्यादा चार्ज देंगे उतना ही ज्यादा पोटेंशियल बढ़ेगा। ज्यादा देर तक चार्ज करोगे ज्यादा वोल्ट बढ़ जाएगा। तो चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, चार्ज given to the conductor is directly proportional to its potential. जितना ज्यादा चार्ज होगे उतना ज्यादा that is Q is proportional to V। प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ से हटा लेते हैं। Q बराबर C, where C is capacity of या capacitance of conductor। ये Q बराबर C भी जो फार्मूला आया, ये इस जो कैपेसिटेंस वाला पार्ट है इसीलिए एक तरह से टैग है। ये मतलब ये तो बच्चे की टंग पे होना चाहिए, Q बराबर सी बी। तो यहाँ से अगर हम C निकालेंगे तो फार्मूला बन जाएगा Q अपॉन V, कूलम्ब पर वोल्ट या फैराड। कैपेसिटेंस की यूनिट कूलम्ब पर वोल्ट, एम के सिस्टम है या एसआई सिस्टम हम कह सकते हैं इसको, फैराड। हम यहाँ पर एक चीज बता दें, फैराड जो है ना कैपेसिटेंस की बहुत बहुत बड़ी यूनिट है। समझ गए ना। बड़ी यूनिट और छोटी यूनिट का मतलब आपको 11th के वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। वैसे फिर भी हम बता दें, जैसे आप जब सपोज करो मार्केट आलू खरीदने जाते हो, आप क्या कहते हो? 2 किलो आलू दे दो, 5 किलो आलू दे दो। लेकिन जब गोल्ड खरीदने जाते हो तो कहते हो ना 2 किलो गोल्ड दे दो, 5 किलो गोल्ड देना भाई। कारण गोल्ड के लिए जो किलोग्राम है काफी बड़ी यूनिट लग रही है। और आलू अगर हम ग्राम में नापेंगे 10 ग्राम आलू दे दो तो बहुत छोटी यूनिट है। तो जो फैराड है ना वो बहुत बड़ी यूनिट है कैपेसिटेंस की। एक फैराड बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है। तो हम फैराड को जनरली माइक्रो फैराड, पिको फैराड, नैनो फैराड इस तरह से नापते हैं। मैंने क्या बताया, ये बहुत बड़ी यूनिट है फैराड। अभी हम आगे इसी सेक्शन में पढ़ाएंगे कि हम अर्थ को एक बहुत बड़ा कंडक्टर मान लें। कंडक्टर है ही अर्थ। तो अर्थ तो इतना बड़ा कंडक्टर है, उसकी जो कैपेसिटी है वो भी 1 फैराड नहीं आता। अंदाजा लगा लो 1 फैराड कैपेसिटी वाला कंडक्टर कितना बड़ा होगा। तो मतलब फैराड बहुत बड़ी यूनिट है कैपेसिटेंस के लिए। तो हम जनरली कैपेसिटेंस किसमें नापते हैं? माइक्रो फैराड, नैनो फैराड,
पिकोफैरेड, इस तरह से हम यूनिट काम में लेते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है ना। फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है कैपेसिटेंस के लिए। तो चलिए, जैसा मैंने बताया था, इस चैप्टर के लिए जो टैग लाइन है Q बराबर CB है, यहाँ C बराबर Q अपॉन B आएगा, कूलम्ब पर वोल्ट इक्वल टू फैरेड। अगर हम एक फैरेड की बात करें, एक कूलम्ब अपॉन एक वोल्ट, मतलब अगर किसी कंडक्टर को एक कूलम्ब चार्ज दें, हमने भी क्या बताया था, जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है। तो अगर एक कूलम्ब चार्ज देने से कंडक्टर को, उसका पोटेंशियल बढ़ के कितना हो जाए, 1 वोल्ट, तो उस कंडक्टर की जो कैपेसिटी है वो कितनी होगी, 1 फैरेड होगी। तो कई बार आ जाता है डिफाइन 1 फैरेड। तो 1 फैरेड कौन सी कैपेसिटी है, अगर किसी कंडक्टर को एक कूलम्ब चार्ज दें और उसका पोटेंशियल कितना बढ़ जाए, 1 वोल्ट, देन द कैपेसिटी ऑफ दैट कंडक्टर विल बी 1 फैरेड। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ये फार्मूला मैंने वापस कह रहा हूँ, तीसरी बार कह रहा हूँ, Q बराबर CB आपको याद होना चाहिए। हम इस चित्र में क्या करेंगे, पहले हम अभी इसे कैपेसिटी का फार्मूला बता लिया, C बराबर Q अपॉन B, तो स्फेरिकल जो कंडक्टर की कैपेसिटी निकालेंगे। फिर हम एनर्जी वाला सेक्शन है, कोशिश करेंगे इसको इधर ही पढ़ लें। फिर बाद में हम कैपेसिटर में एंट्री मानेंगे, फिर कैपेसिटर की टाइप्स, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, और इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो पहला फार्मूला भी हमने पढ़ा, कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर C बराबर Q अपॉन B, निकालना, ये फार्मूला याद रखना, Q बराबर CB। अच्छा, इस चित्र में है कुछ नहीं, मैं चलो 10 सेकेंड मेरी बात सुन लो और चैप्टर में आपको कुछ नहीं लगेगा। जैसे Q बराबर CB भी मैंने बताया, B बराबर क्या आएगा, Q अपॉन C, यहाँ हम C निकालें क्या आएगा, Q अपॉन B। तभी मैंने कहा ये फार्मूला याद रखना। अब हमें अगर कैपेसिटेंस निकालना है, चाहे हम स्फेरिकल कंडक्टर की बात करें, चाहे हम स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करें, चाहे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें, चाहे हम सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की बात करें, किसी का भी कैपेसिटेंस निकालना है, फार्मूला अगर सेट करना है, तो हमें उसका पोटेंशियल चाहिए होता है। पोटेंशियल मिल जाए किसी तरह से, तो C बराबर Q अपॉन V फार्मूला हम लगा देंगे, हमें उसका कैपेसिटेंस मिल जाएगा। अब इससे पहले जो चित्र हमने पढ़ा है, चित्र का जितना भी पार्ट पढ़ा, वहां पोटेंशियल की पढ़ रहे थे ना, पोटेंशियल का फार्मूला या तो KQ अपॉन R से निकालते हैं, KQ अपॉन R, या अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो E into D से भी पोटेंशियल निकालते हैं। खत्म। मैंने क्या बताया, वापस सुनिए, कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला C बराबर Q अपॉन V है। मैंने क्या बताया, चाहे हम किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस निकालेंगे, अभी निकालेंगे स्फेरिकल कंडक्टर की, चाहे हम किसी कैपेसिटर की निकालें, चाहे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, स्फेरिकल कैपेसिटर हो, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो, हमें अगर उसका कैपेसिटेंस चाहिए तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल। पोटेंशियल या तो डायरेक्ट फार्मूला KQ अपॉन R, अगर आपको रेडियस जैसा कुछ दिख रहा है, यहाँ निकालना वहां निकालना, तो हम KQ अपॉन R फार्मूला लगा दें, या हो सकता है आपको वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, तो हम पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो ये दो फार्मूले हैं पोटेंशियल निकालने के जो यहाँ पर यूज होंगे। पोटेंशियल अगर आपको मिल जाएगा तो C बराबर Q अपॉन V, तो बस इतना ही याद रखना। अभी जब हम करेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार बात तो सही है, यही आप दो चीजें निकाल रहे हैं। पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल या तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा तो पोटेंशियल मिल जाएगा रिलेशन से, और नहीं तो पोटेंशियल का तो फार्मूला हमें पता है ना निकालने का, तो अपने आप भी आ जाएगा, फिर C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। चलिए पहली चीज लिखने जा रहे हैं, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर। एक स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटी हमें निकालनी है। आइसोलेटेड का मतलब जिसका किसी और से कोई संबंध नहीं है, तो आप चाहो तो उस कंडक्टर को, स्फेरिकल कंडक्टर को हम इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख सकते हैं, और नहीं भी रखो तो भी हमने लिख दिया ना आइसोलेटेड, तो अंडरस्टूड है, समझ गए ना। तो चलिए ये R रेडियस का आइसोलेटेड कंडक्टर, चलो मैं स्टैंड पे रख ही देता हूं इसको।
ये इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा है, मतलब इसको चार्ज देंगे इसके पास ही रहेगा, अर्थ में नहीं जाएगा, सीधा सा मतलब ये आइसोलेटेड स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर। अब इसको चार्ज देंगे, जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो कहां जाएगा, इसकी आउटर सरफेस पे जाएगा। एक स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर आपके सामने दिख रहा है, इसका हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस या कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी निकालने के लिए अभी मैंने यहाँ लिखा था हमें V चाहिए, V आ जाएगा तो C बराबर Q अपॉन V। बहुत आसान है। पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर हमें पता है, एक लाइन लिखी है, पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर V बराबर KQ अपॉन R। ये पढ़ाया जा चुका आपको इसी चित्र में पीछे। पोटेंशियल सरफेस पे इतना ही होता, अंदर भी इतना ही होता है, और बाहर निकालेंगे तो बाहर की डिस्टेंस लेते हैं। चलिए, E का मतलब हमें पता ही 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ऐसे लिखो या वैसे लिखो, ये भी सही है, ये भी सही है। तो मैंने भी क्या था, B पता होगा तो C का फार्मूला क्या होता है, Q अपॉन V, इसलिए C बराबर Q अपॉन V आएगा। तो ये Q अपॉन V की जगह जब ये डालेंगे, ये Q से Q गया, नीचे वाला टर्म पूरा ऊपर चला जाएगा, तो आपको मिल जाएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ से इधर आ जाना, Q से Q कट गया, ये पूरा टर्म ऊपर जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है कि C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब C is proportional to R, capacity of the conductor is directly proportional to its radius। C और R में ग्राफ पिक्चर कैसा है, स्ट्रेट लाइन, C is directly proportional to R। रेडियस जितना ज्यादा होगा, मतलब कंडक्टर जितना बड़ा होगा उसकी अरे यार भगोना जितना ज्यादा बड़ा होगा उसके अंदर दूध उतना ही ज्यादा आएगा ना। मतलब कैपेसिटेंस बड़ी होगी या कम होगी उसकी साइज पे डिपेंड कर रही है, रेडियस पे डिपेंड कर रही है, समझ गए ना। तो अब स्फेरिकल, ध्यान रखना ये स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है। अभी हम आगे इसी चैप्टर में स्फेरिकल कैपेसिटर भी पढ़ेंगे। बच्चा जनरली कंफ्यूज होता है, वो स्फेरिकल वर्ड देखता है, अब ये नहीं देखता स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस निकालनी है या स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालनी है, समझ गए ना। तो मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं ये स्फेरिकल कंडक्टर है, नॉट कैपेसिटर, जिसकी कैपेसिटेंस का फार्मूला C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आया है। अब गलती क्या होती है यहाँ, जब न्यूमेरिकल कोई आता है स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालने का, जब कोई न्यूमेरिकल आता है या क्वेश्चन आता है तो बच्चा ये फार्मूला लगाता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और इसकी जो वैल्यू है वो जल्दबाजी में कितनी रख देता है, 9 × 10⁹ सूत्र रटा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि गलत है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता तो उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ तो अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो उसकी वैल्यू की 1/9 × 10⁹ ये सही है। तो स्फेरिकल कंडक्टर का न्यूमेरिकल करते समय आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि फार्मूले में ये जो टर्म है गलती से इसकी जगह 9 × 10⁹ नहीं रखना है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं स्फेरिकल कंडक्टर का न्यूमेरिकल, ठीक है ना। अर्थ का ही ले लेते हैं, क्योंकि अर्थ क्या है, अर्थ इटसेल्फ इज अ स्फेरिकल कंडक्टर। तो अर्थ की कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। क्वेश्चन, अर्थ आपको सबको पता है इज अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस, अर्थ की सबको पता है, ग्रेविटेशन चैप्टर में एलिमेंट था, कितनी होती है रेडियस, r = 6400 किलोमीटर। अर्थ एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस होती है 6400 किलोमीटर। देन व्हाट विल बी इट्स कैपेसिटी, देन व्हाट will be its capacitance।
अर्थ एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस आपको देगी 6400 किलोमीटर। इसकी कैपेसिटेंस या कैपेसिटी कितनी होगी, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र भी किया था कि एक फेरड जो कैपेसिटेंस होता है, यूनिट फेरड होती है, वो बहुत बड़ी फेरड है, बहुत बड़ी कैपेसिटी एक फेरड। तो चलिए अभी यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। हम अर्थ को कंडक्टर मान के अर्थ का कैपेसिटेंस निकाल लें, तो देखते हैं कितना आता है, ठीक है ना। तो अंदाजा लग जाएगा कि एक फेरड क्या चीज है। चलिए, अर्थ स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका कैपेसिटेंस निकालना है, और कैपेसिटेंस का फार्मूला तुम्हें पता है क्या, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसकी जगह अभी बताया था वैल्यू क्या रखनी है, 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू रेडियस। ये जो वैल्यू रखी 9 इंटू 10 पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उल्टा कर दिया हमने। तो ये जो यूनिट होती है ये MKS में है, समझ पा रहे हो ना। ये MKS में यूनिट है, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो रेडियस को भी MKS में ही रखना, मतलब किलोमीटर जो आपको रेडियस दी गई उसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, ध्यान रखना है। तो रेडियस कितनी दी गई थी, 6400 किलोमीटर है, ये हो गया मीटर। क्या आ जाएगा, 3 4 5, 5 जीरो इसमें से कम कर दो, यहाँ कितने जीरो बचेंगे, 4, तो जाएगा 64 इंटू 10 पावर माइनस 4। ध्यान देखिए, 1 2 3 4 5 कम कर दिए तो 4 बचेंगे, ऊपर लगी -4, ऊपर 64 है अपॉन 9। कर लो, सॉल्व करो इसको भी, तो कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। C बराबर 9 से 63 पॉइंट 1 10 1 10 1 इंटू 10 पावर माइनस 4 या 0.711 फेरेड। अब देखो ये जो कैपेसिटेंस आई है, एक फेरेड का 1000वां भाग भी नहीं है। 10 पावर माइनस 3 लिखा है, दशमलव के इधर 3 डिजिट और लगा सकते हैं, 0.00711, समझ गए ना। तो अर्थ इतना बड़ा ह्यूज कंडक्टर है, उसकी भी कैपेसिटेंस एक फेरेड का 1000वां भाग भी नहीं है। तब आपको अंदाज लग गया होगा कि एक फेरेड कितनी बड़ी कैपेसिटेंस होती है। इसलिए मैंने कहा था कैपेसिटेंस को जनरली किसमें नापते हैं, माइक्रोफेरेड या पिकोफेरेड में नापा जाता है। चलिए, ये था कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल चार्ज्ड कंडक्टर। अब हम बात करते हैं पहले एनर्जी ऑफ द कंडक्टर। मैंने कहा था ना मैं एनर्जी पहले ही पढ़ूंगा, बुक में जनरली बाद में दी जाती है, तो हम एनर्जी पहले ही पढ़ेंगे और उसी में पहले ही कॉमन पोटेंशियल रीडिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, तब उसके बाद हम कैपेसिटर वाले सेक्शन में जाएंगे। तो एनर्जी ऑफ द चार्ज कंडक्टर, एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर ओब्लिक कैपेसिटर। इसलिए मैं लिख देता हूं कि एनर्जी निकालने का एक ही कॉन्सेप्ट है, चाहे हम कंडक्टर की एनर्जी निकालें या कैपेसिटर की एनर्जी निकालें, तरीका एक ही है, समझ गए ना। इसलिए मैंने ऑब्लिक करके वहां पर लिख दिया, एनर्जी ऑफ द चार्ज कंडक्टर ओब्लिक कैपेसिटर। देखिए, व्हेनेवर वी चार्ज द कंडक्टर सम वर्क हैज टू बी डन। क्या मतलब हुआ इसका, जब भी हम किसी कंडक्टर, जैसे मान लो घर में इन्वर्टर लगा है, उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो जब इन्वर्टर की बैटरी चार्ज हो गई तो मतलब इन्वर्टर के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है, तो कहीं और एनर्जी लॉस भी तो हो रही है। आपकी बिजली का जो मीटर है वो भी तो घूम रहा होगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इन्वर्टर में एनर्जी स्टोर हो जाए और कहीं वर्क करना ही नहीं पड़े, ये तो वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा भाई। तो व्हेनेवर वी चार्ज द कंडक्टर, जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं, सम वर्क हैज टू बी डन एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ द चार्ज कंडक्टर। अच्छा, इसके पीछे की फिजिक्स बताता हूँ थोड़ी, क्योंकि आजकल क्या बच्चे को थोड़ा ज्यादा अंदर बता दो ना, उसको लगता है टॉपिक बहुत टफ है। जैसे जब भी किसी कंडक्टर को हम चार्ज करेंगे, एक एग्जांपल ले लिया, कोई भी कंडक्टर है, आप मोबाइल चार्ज करते होंगे,
तो ऐसा तो नहीं मोबाइल को आपने प्लग में डाला, स्विच ऑन किया, मोबाइल की बैटरी 3.7 वोल्ट की, आपका एडेप्टर 6 वोल्ट या 12 वोल्ट का है, स्विच ऑन किया 12 वोल्ट आ गया, सीधा निकाल लिया, चार्ज हो गया। ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे चार्ज होता ना। ये तो सबको पता है ना, कोई भी कंडक्टर कोई भी बैटरी चार्ज करते हैं तो धीरे धीरे चार्ज होती है। तो वर्क क्यों करना पड़ता है, ये अंदर की बात बता रहा हूं। जैसे मान लो इसमें चार्ज क्यों आना है, इसको क्यों चार्ज देना है, तो क्यों चार्ज एक साथ तो आ नहीं सकता। जैसा भी मैंने बताया, बैटरी तुरंत तो चार्ज हो नहीं सकती। पहला पार्ट आया, फिर दूसरा पार्ट आया, ऐसे करके धीरे धीरे टुकड़ों में आता है ना। अब जैसे जैसे चार्ज यहाँ आता जाता है, तो नेक्स्ट पार्ट जब आएगा यहाँ पर, तो ये जो यहाँ ऑलरेडी चार्ज प्रेजेंट है, वो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, आने नहीं देना चाहेगा। तो उसको चूंकि लाना है चार्ज करना, इसलिए हमें दिस जो रिपल्सन यहाँ पर बता रहा ना, जैसे मैंने कहा थोड़ा सा चार्ज आ गया, अब थोड़ा और चार्ज आएगा, तो ये वाला चार्ज क्या करे, इसको धक्का देगा, नहीं आने दूंगा। तो उसको चूंकि यहाँ लाना है, तो सम वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स, इसलिए वर्क करना पड़ता है। किसी पहलवान से कुश्ती लड़ते हो ना, तो आपको ताकत लगानी पड़ती ना, क्यों, वो तुम्हें अगर देखते ही गिर जाए, ताकत क्यों लगानी पड़ेगी, वो आपको अपोज करता है ना, इसलिए आपको गिराने के लिए ताकत लगानी पड़ती है। हम चार्जिंग करते हैं तो ऑलरेडी जो चार्ज एग्जिस्ट हो रहा है, वो उसको आने नहीं देना चाह रहा है, इसलिए हमें वर्क करना पड़ रहा है। अगर ये अपोज नहीं करे तो हमें चार्जिंग में वर्क क्यों करना पड़े, हमें वहां पर हमारी बैटरी अपने आप चार्ज हो जाए, वहां मीटर घूमेगा नहीं। तो समझ गए ना अंदर की बात है ये। तो व्हेनेवर वी चार्ज द कंडक्टर सम वर्क हैज टू बी डन, ये वर्क क्यों करना पड़ा, ये चीज मैंने बताई है। तो व्हेनेवर वी चार्ज द कंडक्टर, व्हेनेवर वी चार्ज द कंडक्टर, then some work has to be done. Some work has to be done. And that work is stored, and that work is stored in the form of energy. In the form of energy. इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ द चार्ज कंडक्टर। तो देखिए वर्क निकाल लेते हैं, कितना वर्क करना पड़ेगा, कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस C। हमने मान लिया एक कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटेंस इतनी C है। अब हम इसको थोड़ा चार्ज देंगे, then charge Q is given to this conductor, then its potential becomes V. So V is equal to Q upon C। ध्यान दीजिए, पहले पैराग्राफ में लिखा मैंने, जो भी बता रहा था कि जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता, क्यों करना पड़ता, मैंने भी समझाया था। वही वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, जिसको कहते हैं हम एनर्जी ऑफ द चार्ज कंडक्टर या कैपेसिटर। तो हमने कंडक्टर ले लिया जिसकी कैपेसिटी C है, उसका कुछ चार्ज है Q, जिसकी वजह से उसका पोटेंशियल है V। अब अगर हम उस कंडक्टर को चार्ज करें, एडिशनल चार्ज, मैंने क्या बताया था, यहाँ वर्क कब करना पड़ता है, जब ऑलरेडी वहां कुछ चार्ज एग्जिस्ट करता है। फिर जब हम कोई दूसरा चार्ज देते हैं तो जो ऑलरेडी चार्ज है उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, उस रिपल्सन का अगेंस्ट क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। तो देखिए अब हम एक एडिशनल चार्ज देंगे, an additional charge dq is given to this conductor। हमने इसको एडिशनल चार्ज दिया dq, then वर्क डन देखो कितना होगा, dw इक्वल टू, ये जो रामायण लिखी इसका कोई मतलब नहीं, जो मैं बोल रहा हूं वही है, मेन चीज तो हम निकाल रहे हैं। हमने किसी कंडक्टर को dq चार्ज दिया, उस कंडक्टर को जिसका ऑलरेडी पोटेंशियल है, dq चार्ज दिया, कंडक्टर का पोटेंशियल पहले से कितना v है, तो वर्क कितना होगा, वर्क का फार्मूला क्या होता है, देखो हमने बताया था
V बराबर W अपॉन Q, W बराबर होता है Q इंटू V। नया कुछ नहीं आएगा, अगर पीछे का वीडियो लेक्चर आपने देखा है तो कॉन्सेप्ट वही आएगा। तो dW, W निकाल है कितना वर्क होगा dQ इंटू V। W बराबर Q इंटू V, हमने चार्ज dQ दिया, स्मॉल सेगमेंट ऑफ चार्ज, तो स्मॉल वर्क डन dW। V की वैल्यू हमें पता Q अपॉन C। अब इस लाइन के बाद जिसको थोड़ी बहुत भी फिजिक्स आती है उसको पता अगला स्टेप होने वाला क्या है। जब dW आपको मिल गया तो अगला स्टेप W निकालना होगा, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रल, सो टोटल वर्क डन इन चार्जिंग कंडक्टर फ्रॉम 0 टू Q। 0 से कैपिटल Q चार्ज देने में कितना वर्क करना पड़ेगा, इंटीग्रल कर दो, इसका इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रल dW, इधर भी इंटीग्रल करेंगे Q अपॉन C dQ, लिमिट 0 से dW का इंटीग्रल, W आ गया 1 अपॉन C तो बाहर रहेगा, Q का इंटीग्रल Q स्क्वायर अपॉन 2, यार इंटीग्रल तो सरल है ये, Q का इंटीग्रल Q की पावर 1 है, Q स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, आ गया फॉर्मूला। तो W बराबर आ गया, जब हम लिमिट लगाएंगे तो कैपिटल Q आ जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, और यही वर्क क्या है, एनर्जी, हाफ Q स्क्वायर, यहाँ ये लिमिट लगा दी ना, यहाँ Q आ जाएगा ना, तो Q स्क्वायर अपॉन 2 और 1 अपॉन C, तो 1 अपॉन 2 इधर लिख दिया, सीधे लिख दिया, यही वर्क एनर्जी है। W बराबर हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, यही एनर्जी का फॉर्मूला है। अब इसको अलग अलग इसको नोट कर लीजिए, एक मिनट, पता नहीं नोट करते भी नहीं करते यार, चलिए। अब इस एनर्जी के और भी अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, देखिए कैसे। अगर आप साथ साथ नहीं नोट कर पाते तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। U बराबर पहला फार्मूला बताया मैंने, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, पहला फार्मूला गया। अब चूंकि Q बराबर क्या होगा फार्मूला, CV, तो U का दूसरा फार्मूला क्या रहेगा, हाफ Q की जगह CV रख दो, ये CV स्क्वायर आ जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। तीसरा फार्मूला और भी निकाल सकते हैं यहाँ से, ये जो फार्मूला था Q और C के टर्म में था, ये फार्मूला है C और B के टर्म में, अब एक फार्मूला Q और B के टर्म में, समझिए ना, मैंने कहा ना ये यूनिवर्सल चेंज है, Q बराबर CV याद रखो, अगर हम C को रिप्लेस करेंगे तो Q अपॉन B आएगा, U बराबर हाफ, अगर C को रिप्लेस करेंगे तो Q अपॉन B आएगा इनटू B स्क्वायर, तो B से भी गया तो हाफ Q भी हो गया फार्मूला। तो एक ये फार्मूला है, एक ये फार्मूला है और एक ये फार्मूला है, तीन फार्मूले एनर्जी के, तीन अलग अलग फॉर्म में। अब यहां पर एक बहुत खास बात है, जब हमने किसी कंडक्टर को चार्ज किया, सपोज बैटरी से जिसका पोटेंशियल V है, हमने चार्जिंग के लिए कंडक्टर लिया, तो बैटरी के द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वो तो यार Q इंटू V होगा, क्यों V बराबर W अपॉन Q, ये तो वर्क डन बाय बैटरी है, वर्क डन बाय बैटरी, कौन सी बैटरी, जिससे कंडक्टर को हम चार्ज कर रहे हैं। कंफ्यूज मत होना, किसी कंडक्टर को चार्ज करें तो चार्जिंग वाला कोई सोर्स होगा ना, तो सोर्स का पोटेंशियल होगा ना, तब तो चार्ज करोगे ना, तो सोर्स का पोटेंशियल अगर V है, सोर्स ने Q चार्ज ट्रांसफर किया है, जिस बॉडी को चार्ज किया है, तो सोर्स ने वर्क कितना किया, मतलब बैटरी ने वर्क कितना किया, QV, और आपकी एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है, एनर्जी जो स्टोर हो रही है वो हो रही है हाफ QV, देखिए वर्क किया QV, एनर्जी स्टोर हाफ QV, इसका मतलब हाफ QV कहां गया, तो एनर्जी लॉस्ट in the form of heat, वो कितनी होगी, QV माइनस हाफ QV, इतनी खर्च हुई, स्टोर इतनी हुई, तो हाफ QV।
ये हीट में जो लॉस हुई वो हाफ हुई है। तो ध्यान रखना, जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है, वही वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। कितनी एनर्जी स्टोर हुई हमने बताया था, अलग अलग फॉर्म है। बैटरी जिससे चार्ज किया कंडक्टर, उसने वर्क इतना किया, इतना एनर्जी स्टोर हुई इतनी, इसका मतलब कुछ हीट में लॉस हुई, कितनी हीट में लॉस हुई हमने माइनस करके निकाल दिया। तो ये सेक्शन था एनर्जी वाला। अगले वीडियो लेक्चर में हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कॉमन पोटेंशियल और लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग ऑफ टू कंडक्टर्स, इस पे बात करेंगे। फिर हम कैपेसिटेंस में एंट्री मारेंगे, मतलब हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो तो लास्ट तक देखना है, वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाने हैं। और जैसा मैं रोज ही कहता हूँ वीडियो के एंड में कि आपको वीडियो सिर्फ देखना नहीं है, नोट्स बना के उसको बार बार पढ़ना है। नहीं समझ में आए तो बार बार वीडियो देख लेना है, और इस तरह से आपको अपना काम चलाना है फिलहाल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन की दबा लेना, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन